नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मेरे साथ है चंदन मिश्रा और इधर हैं उत्कर्ष अवस्थी और मैं हूं हर्षित जोशी। बात करेंगे वेनेजुएला की। वेनेजुएला एक लैटिन अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी, जहां पर लैटिन भाषा बोली जाती है जैसे स्पेनिश, पुर्तगाली या फ्रेंच। वेनेजुएला के अंदर 3 तारीख को अमेरिकी सेना घुसती है, बमबारी करती है और वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के ले जाती है। क्या इतना आसान था? कि आसान तो नहीं था, दादागिरी थी। अमेरिका वहाँ पर जाता है, उनके राष्ट्रपति को उठा कर ले आता है। साउथ की फिल्मों में आपने ये सब कॉन्सेप्ट देखे होंगे, वहाँ पर देख कर लगता है कि कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने कर दिखाया। उनके प्रेसिडेंट को उनके बेडरूम से उनकी वाइफ के साथ उठाकर हथकड़ी लगाकर अपने यहाँ ले आना पूरी फिल्मी कहानी थी। नए साल की एक इस खतरनाक शुरुआत अमेरिका ने कर दी है, दिखा दिया है कि वो कुछ भी अभी भी कर सकता है। हम बार बार याद करते हैं वो ओसामा बिन लादेन की कहानी। एबटाबाद में गए, उनको उठा कर ले आए, पूरी तैयारी हुई थी, लेकिन इस बार तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर बैठे हुए एक व्यक्ति को उठा कर ले आए। लोग कह रहे हैं उसी दिन की प्लानिंग थी, 6 महीने से प्लानिंग चल रही थी। 6 महीने से पूरी तैयारियां कर ली गई थी, किस तरीके से उनके डिप्लोमेट से लेकर उनके पॉलिटिशियन तक को अपने साथ वहाँ पर रखा गया। उसके बाद जाकर हमने देखा कि क्या हुआ कि वहाँ पर जब उनके ऊपर हमला हुआ, कोई साथ नहीं खड़ा था राष्ट्रपति के। अंदर ही अंदर पूरा घात वहाँ पर अमेरिका ने कर लिया था, जिसको देसी भाषा में कहते हैं फील्डिंग सेट करनी। तो मदुरो की फील्डिंग वहाँ पर पूरी सेट कर ली थी। आसान कुछ नहीं था, लेकिन 6 महीने के प्रोसेस के बाद उसे आसान बनाया। चंदन जी, एक 2-3 सवाल पूछता हूँ कि इतनी आसानी से एक राष्ट्रपति को उठा के ले जाना, कैप्चर करना, तो कहीं ना कहीं ऐसी थ्योरी भी आ रही, कहीं ना कहीं निकोलस मादुरो भी क्या अमेरिका से कोई गुपचुप डील तो नहीं कर ली थी कि तुम आना, मुझे उठा के ले जाना, या कोई वेनेजुएला के साथ एक डील, क्योंकि चाइना और रशिया का भी दबाव था, कहा कि तुम ऐसे मुझे उठा के ले जाओ। और आपने एक फेस भी देखा होगा 3 तारीख, उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर बोला, कोई चेहरे पर शिकन नहीं, कोई डर नहीं। तो लगता है इस तरह की डील भी हो सकती है अमेरिका से। देखिए, पुरानी जो उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें देखा होगा, उन्होंने ट्रम्प को चेतावनी दे रहे हैं कि आओ मुझे गिरफ्तार करके दम है तो उठा के ले जाओ। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई मिली भगत है। और जैसे उत्कर्ष ने कहा कि पिछले 6 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी, और प्लानिंग चल रही थी तो इसका मतलब है कि सब कुछ फिक्स था। मैं तो ये सुन रहा हूँ कि 2-4 दिन पहले उठाने की प्लानिंग थी, शायद ये 2025 में हो जाता है, लेकिन मौसम के कारण ये 2026 में हुआ। दूसरी चीज़ कि ट्रम्प के इस मतलब एक्शन के बाद ऐसी स्थिति हो गई है। देखिए, 2 साल 3 साल से लड़ाई चल रही है रूस यूक्रेन में। चाहे तो पुतिन भी जेलेंस्की को उठा के ले आए, बिल्कुल ये हो सकता है। ऐसे ही चीन भी ताइवान से उठा के उनके सुप्रीमो को उठा के नया मॉडल खड़ा कर दिया ना यहाँ पर, एक ऐसा मॉडल दुनिया को दिखा दे अमेरिका ने कि ये भी संभव है। वही बोल रहे हैं कि एक मान लीजिए कि पूरी दुनिया में जो जहाँ के भी राजनेता हैं या बड़े जो सुप्रीम लीडर हैं, क्या हम लोग जंगल की तरह जी रहे हैं कि मतलब जो ताकतवर होगा उसी की चलेगी, और अमेरिका हमेशा ये काम करता है। देखिए, अमेरिका की फितरत हमेशा ऐसी रही है, चाहे आप गद्दाफी का एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप सद्दाम हुसैन का ले लें, तो इस तरह का उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है दुनिया के अंदर की जो हमारी बात नहीं मानेगा। ये खेल तेल का नहीं है, तेल तो एक तरह से खून है, दरअसल उसे दिल चाहिए। नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि अमेरिका की जो पावर है, जो उनकी सुप्रीमेसी, वो बनी रहनी चाहिए। आपको हर 1-2 साल में कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी को रिफ्यूल करना पड़ता है अगर उसे लंबी चलानी है तो। अमेरिका के पास वो ताकत है, वो सुपर पावर है, दुनिया पर वो राज करते हैं, किस पर दिखाएंगे। ये जो उन्होंने काम किया 3 तारीख को, आप जो बात कर रहे हैं, 3 तारीख को करके उन्होंने अगले 3 साल तक के लिए मैसेज जो टोन है वो सेट कर दिया कि हम ये कर सकते हैं आपके साथ। सिर्फ वेनेजुएला पर बात हुआ, लेकिन साथ में कई सारी कंट्रियों पर निशाना साध लिया ना वहाँ पर। अमेरिका से जो टकराएगा हम हाथ उठाकर ले आएंगे अपने घर पर। देखिए, दुनिया के अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा था, उसके अंदर रशिया था, चाइना था, ब्राज़ील था, भारत था, तो कहीं ना कहीं और डॉलर कहा कि डॉलर को हम दुनिया से हटाएंगे, इस तरह की भी एक वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था। तो जिस तरह से, क्योंकि वेनेजुएला बातें चल रही थी, ब्रिक्स में इस चीज़ों पे चल रहा था कि अपनी करेंसी लाएंगे, और हो सकता है ट्रम्प जिस टाइप से एग्रेसिव है इस कारण अभी तक करेंसी नहीं आ पाई है, नहीं तो अभी तक करेंसी आ चुकी होती ब्रिक्स की। और वेनेजुएला क्या है कि डॉलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो डायरेक्ट चाइना से डील कर रहा था तेल के अंदर, और रशिया से रूबल के अंदर कर रहा था। तो ये भी एक कारण है कि बताना है कि भैया दबदबा तो हमारा ही है। एक चीज़ और जो गौर करने वाली है यहाँ पे कि हम लोग ट्रम्प को मतलब नहीं बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ठनका हुआ कुछ भी कर सकते हैं ट्रम्प, दिखा दिया भाई। अमेरिका तो देखिए, आप ओबामा जब थे तब वो चले गए, क्या बोलते हैं, लादेन, उससे पहले जाइए तो सद्दाम हुसैन, जॉर्ज बुश। ऐसा नहीं है, अमेरिका की फितरत वो रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रम्प के कारण हो रहा है। बट डिफरेंस यहाँ पे ये आता है ना, एक टेररिस्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं आप जो कि घोषित है टेररिस्ट, और एक आप राष्ट्रपति को उठा कर ले आ रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ तो अब देखिए, मादुरो को भी तो डिक्टेटरशिप और ये सब बोला जाने लगा है कि वो जबरदस्ती वहाँ पे जो भी चीज़ कर रहे थे पूरा चौपट किया उन्होंने। ठीक है, ऐसे ही सद्दाम हुसैन को भी ठहराया गया था, लादेन तो थे ही, वो तो पूरा पता है। लेकिन इसका मतलब ये है ना कि अमेरिका जिस पर जो बोल देगा वही सही है। बट क्या तरीका सही है किसी के देश में घुसकर उनके राष्ट्रपति को उठा कर ले आना? सवाल मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि आपने बोला ना टेररिस्ट को, वैसे अमेरिका निकोलस मादुरो को राष्ट्रपति नहीं मानता था। बिल्कुल, उनके अंदर कहा कि ये हम इसको राष्ट्रपति में मानते क्योंकि उन्होंने चुनाव वैध नहीं कराए।
तो आप रेजिस्ट हो गए, हम आपको उठा लाएंगे। एक नोबल वाली टीज तो नहीं थी कि यार मेरे को नोबल नहीं मिला, उसी देश की जो मारिया थी उसको नोबल मिल गया, फिर उसके बाद जिसको नोबल मिला कहते नहीं वो देश चलाने लायक नहीं है। देखिए कई बार एक वजह नहीं होती जी। हाँ नोबेल वाले में भी इंटरेस्टिंग है फैक्ट है कि बांग्लादेश में देखिए नोबेल हाँ यूनुस वहाँ देख लीजिए वो भी आ चुकी हैं सरकार में, तो ये भी एक फैक्ट है। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ ये है कि जो परमाणु संपन्न देश हैं अभी तक उन पर नहीं हुआ है ऐसा, नहीं तो समझ सकते हैं उस दिन दुनिया में कितने भूचाल आएंगे। नहीं, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वेनेजुएला के जिस तरह से राष्ट्रपति को उठा के ले गए, उसके बाद देश के अंदर लगातार विद्रोह हो रहा है, और जो नई राष्ट्रपति बनी है उसने भी कह दिया कि अमेरिका को हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। एक बार तो पहले दिन तो धमकी दे दी थी, और उनके बेटे ने आपने भाषण सुना होगा, प्रिंस ने कहा था कि मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ अमेरिका से लड़ेंगे, हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, इस तरह के। और सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर तेल रिजर्व का है वेनेजुएला, 303 बैरल, बिल्कुल है ना, सबसे ज़्यादा जी। अरब बैरल, है ना। तो लेकिन अब उसके ऊपर राज किसका होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति आते हैं अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर, वो ट्वीट कर देते हैं कि अब हम वेनेजुएला का तेल बेचेंगे दुनिया। अब मतलब सीधा संदेश है कि चाइना और जो रशिया थे, जिसका पहले कह सकते थे वर्चस्व था, जिनके जो जहाज थे जो वेनेजुएला के आसपास, और आज पकड़ा भी एक जहाज को, तो तेल बेचते थे, अब उनका वर्चस्व नहीं रहेगा। इस तरह की उन्होंने सीधी धमकी दी, अब अमेरिका ही वेनेजुएला का तेल बेचेगा। इस तरह से किसी देश को कब्जा करके उसका तेल बेचना, ये कितना हद तक सही है? दादागिरी वर्ड बिल्कुल सही होगा। अमेरिका की दादागिरी, भाई ताकत इनके पास है, पावर उनके पास है, उनको घुसकर उनके राष्ट्रपति को उठाकर लेकर आए। अब तेल नहीं बेचेंगे तो कब बेचेंगे? अब तो अपनी पावर दिखा दी, प्रदर्शन करने का टाइम है यहाँ पर कि आपके राष्ट्रपति कमजोर हैं। आप कह रहे हैं उनको राष्ट्रपति नहीं मानते, कुछ मानते ही नहीं, उठाकर अपने यहाँ ले आए। उसके बाद भी उनके राष्ट्रपति के तेवर समझ में नहीं आ रहे मुझे तो, जिस तेवर के साथ वहाँ पर वो जा रहे हैं। जो आपने शुरू में फिक्सिंग वाली एंगल दिया कि फिक्सिंग भी है क्या, यहाँ पर फिक्सिंग नहीं हो सकती, लेकिन हाँ डील तो हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक चीज़ मुझे समझ आता है कि देखिए जब भी आप या देश के अंदर हो या मान लीजिए दुनिया में कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करके जब लाया जाता है तो वो अपने आप को, उनके भी समर्थक है ना, तो वो वहाँ पे अपने आप को कम नहीं दिखाना चाहते। वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हमें गलत तरीके से लाया गया और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो स्थान काम कर रही है उनकी वहाँ। और चंदन जी, जिस तरह से आपने देखा होगा दुनिया के अंदर एक मिली जुली प्रतिक्रिया आई, बहुत तेज नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ की, जिस तरह से आपने चाहे इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जो आप कह रहे हैं कि कोई स्टैंड एकदम जो बोलते हैं अग्रेसिव अमेरिका के खिलाफ जैसे ले लिया जाता है, तो मतलब लोग बोलते थे ले तो कोई नहीं सकता। कौन लेगा? वही तो सवाल है, कौन लेगा? इस समय ले सकता है, ऐसा नहीं है कि उनकी आलोचना नहीं हुई अमेरिका की, कई बार उनके फैसलों पर आलोचना हुई है। नहीं, आलोचना हुई, ट्रम्प को उठा के कौन ला सकता है? ला नहीं सकता। मैं बोला इसके खिलाफ एक नहीं होता है कि सॉलिड वर्ड भी उठे, वो भी नहीं उठ रहा है। चीन और रूस को छोड़ दिया जाए तो कोई अग्रेसिव बयान नहीं है। कहने का मतलब ये कि किसी भी देश का कोई, पीछे सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लग रहा है वो ट्रम्प है। यहाँ ट्रम्प है। देखिए अब सबको पता है कि ट्रम्प कब और क्या किस मूड में है, किसी जो को मैसेज देना चाहते थे दे दिया ना ट्रम्प ने यहाँ पर, बस। और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी धमकी दी। कल ही उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रम्प से बात करी। उसके बाद ट्रम्प का वापस ट्वीट आता है, बोलते हैं कि उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात करी, उनका टोन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत खुशी हुई है। धमकी देते हैं कि अगला हाल कोलंबिया तुम्हारा होगा। इस तरह की धमकी लगातार दे रहे हैं। क्या ईरान अगला निशाना होगा? कोलंबिया होगा, और ग्रीनलैंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो नेटो का सदस्य है डेनमार्क, अभी ग्रीनलैंड उसका हिस्से में आता है, तो उसकी नज़रें भी ट्रम्प ने भी उसके ऊपर नज़रें गड़ाई हुई है ग्रीनलैंड। मुझे जो लगता है कि इसका सबसे बेहतर उपाय है कि देखिए हम पिछले 100 सालों में नहीं सीखे इस चीज़ से, जब से द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है और अमेरिका कम से कम एक छत्र राज तो कर रहा है दुनिया पे, हम इससे सबक नहीं ले रहे हैं। कोई भी नहीं, हम हो या मान लीजिए कोई भी देश हो, क्योंकि आपस में ही हम लोग उल्टे पड़े हैं। मुझे लगता है कि एक ज़रूरत है कि सभी देश मिल के आएँ और अमेरिका के खिलाफ एक निकाले, मतलब उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढे ताकि दुनिया उनके बिना भी जी सकती है। अभी यह हाल है कि नहीं जी सकते। 98% देश ऐसे हैं जो अमेरिका के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, अगर अमेरिका चाह ले तो। उत्कर्ष, एक टैरिफ है ना, टैरिफ बम जो ट्रम्प लगातार फोड़ देते हैं किसी भी देश पे, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति की नकल निकालना हो, चाहे कोलंबिया का, उनका पावर और चाइना, मतलब वो भारत के ऊपर भी मतलब टैरिफ बम उन्होंने आते हैं सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और टैरिफ बम फोड़ देते हैं कि मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा, 50%, 100%। मतलब ये क्या सिलसिला, ये क्या मतलब समझ में नहीं आया, ट्रम्प चाहते हैं क्या आखिर? पावर जिसके पास है वही ये करेगा ना। आप बनिए सुपर पावर, बनिए आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बनिए आप पावर, आप करिए ये काम, आप नहीं कर पाते भाई। अमेरिका के पास पावर है, सिर्फ ट्रम्प को क्यों, आप पीछे चल जाइए अमेरिका के राष्ट्रपतियों की आप उठाकर लिस्ट देख रही है, सबने ये काम किया है। ट्रम्प भी उस काम को, उस प्रथा को एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। टैरिफ उनके लिए पावर बैंक का काम करता है, जब जिस पे ज़रूरत पड़ी कितनी ढील देनी वहाँ पर ट्रम्प देते हुए नजर आते हैं। ट्रम्प के पहले का इतिहास उठाकर देखिए, वो भी वही करते थे, इंडिया के साथ भी वही कर रहे हैं। इंडिया को अगर आप फ्रेम में लेकर आएंगे तो क्या इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं ट्रम्प के साथ आज की डेट में? ये भी सवाल देखने वाली बात होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ट्रम्प एक तरीके से इंडिया, मोदी और ट्रम्प की जो दोस्ती थी शायद वैसी नहीं रही जैसी हम देखते थे और पहले। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो देश चाइना और रशिया के भरोसे, चाहे वो वेनेजुएला हो, कोलंबिया हो, क्यूबा हो, ईरान हो,
इस तरह के जो देश है ना जो भरोसा कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो रिलाई कर पाएंगे अब इन दो देशों पर, कि उनको पता है कि वेनेजुएला के साथ क्या हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, तो कहीं वो ट्रम्प की शरण में तो नहीं चले जाए? आपने कोलंबिया में देखा हो तो शरण में चले गए हैं। क्या रास्ता बचेगा फिर इसके अलावा? आप अमेरिका से लड़ सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है आपके पास, क्या करेंगे फिर? आप सरेंडर ही करेंगे। जो अमेरिका चाहता है अपनी पावर को आप बढ़ाने के लिए, आपके पास जितनी बड़ी प्रजा होगी उतने बड़े आप राजा घोषित होंगे ना। ट्रम्प उसी थ्योरी के साथ चलते हैं, उस थ्योरी को अपना रहे हैं। अमेरिका में अपनी सुपर पावर की जो धाक है उसे बनाकर रख रहे हैं। एक सवाल और ये आया था कि जिस तरह से बताया गया कि F-35 उन्होंने वेनेजुएला में भेजे, वो उड़ा के लाए, उसका एक एग्जांपल दिया गया कि इसराइल भी तो ऐसे पहले कर चुका है ईरान के अंदर, वहाँ पर जाके उनकी रडार को S-300, और X-300 बहुत ही पुराना कह सकते हैं ना कि हथियार है, वो अपडेटेड नहीं, 25 साल पुराना है, लेकिन उसको तो कोई भी कह रहे हैं कि ये बहुत ईजी टारगेट था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मान लो कोई कि नेपाल के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, चाहे सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि दो देशों की बात हो रही है, कोई प्रखंड और विधानसभा और कोई गुंडों की बात नहीं हो रही है। दो देश के लीडर हैं। सही बात है, नहीं सही बात है, बिल्कुल गुंडों वाले। राष्ट्रपति अपने छोटा देश हो बड़ा देश हो उससे मतलब नहीं रखता है। किसी को आप उठा के ले आ रहे हैं तो ये मतलब आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, और अमेरिका के अखबार तो एक सबसे बड़ी चीज़ें छाप रहे हैं कि चाइना के हथियार फेल हो गए, रडार सिस्टम फेल हो गया, उनके हथियार फेल हो गए। हर देश के पास कुछ ना कुछ कोई देश है वजह वोट के लिए, चाइना हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अमेरिका हो, सबके पास एक हथियार है, एक देश है जो वोट दिलवाता है। मान लीजिए कोई भी वहाँ राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनको वो वोट मिलता है उस चीज़ से। ये देखें कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप देखते हैं कि एक तरफ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वही अखबार लिखता था कि चाइना के हथियार सफल रहे, दूसरी बार जब वेनेजुएला की बात आती है, जब खुद के देश की बात, तो चाइना के हथियार फेल हो जाते हैं। तो ये किस तरह के बयानबाजी वहाँ के अमेरिकी अखबारों की? देखिए, अखबार भी किसके अंडर में काम करते हैं। मैं बार बार उसी बात को कह रहा हूँ कि पावर जिसके पास है फैसले वही लेगा वहाँ पर। अमेरिका अगर सुपर पावर है, अमेरिका उस बात को लगातार सिद्ध करता रहेगा, फिर वो अखबार से करे, टीवी से करे, बम मारकर करे, आपको उठाकर करे, हर तरीके से करेगा। फिर वो टैरिफ का बहाना बैठाएं या फिर वो नार्को टेररिज्म की बात करें, वहाँ पर तमाम तरीके हो सकते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। ट्रम्प उसे प्रूव कर रहे हैं, हम सबको उनकी बात को सुनना ही पड़ेगा, लड़ नहीं सकते आप। सही बात है। एज ए कंट्री वेनेजुएला, अभी वहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे, उनके देश के अंदर क्या सेंटिमेंट्स होंगे कि हमारे देश के राष्ट्रपति को उठाकर, वहाँ की जन भावनाएं क्या हो, क्या वो विद्रोह करेंगे वहाँ के लोग? कुछ तस्वीरें देखी थी, कुछ लोग बंदूकें लेकर सड़कों पे उतर गए, रेबल्स बनेंगे वो, कि अगर वहाँ पर अमेरिकी जो तेल कहते हैं ना कि कंपनी आती है, तो क्या उनसे वो उस तरह की गोरिल्ला फाइट होगी? अब आपको क्या लगता है, इतने ईजी है वहाँ सर? हर जगह दो तरह के सोच के लोग होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं। वहाँ भी वैसा ही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। विपक्ष वाले खुश हैं कि भाई एक डिक्टेटरशिप से उन्हें उठा के ले गया, अमेरिका ने उन्हें निजात दिला दी, वो खुश हैं। लेकिन कुछ जो है वो स्वाभाविक है कि दुखी होंगे। तो वो तो देखिए, जब मास और लोकतंत्र में हम कुछ खामियां निकालते हैं वो यही है। उसमें मतलब आप कह सकते हैं ना कि उनके लिए अमेरिका सही है, जो उनके विपक्ष में थे उनको लग रहा है कि अमेरिका ने सही काम किया, एक डिक्टेटरशिप को उठा के ले गया। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें आ रही है वो जो बोल रहे हैं ड्रग्स, अमेरिका के देश में कोई अगर घुस के ड्रग्स की सप्लाई कर दे रहा हो या वहाँ ड्रग्स चला रहा हो, अमेरिका सक्षम नहीं है क्या? लेकिन दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा सकता है, वो अपने देश में ड्रग्स घुसने से नहीं रोक सकता। नहीं, आपने ड्रग्स वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट करी। हम इस बात को कहना मतलब शुरुआत के अंदर भूल गए थे कि क्यों उठाया गया। ड्रग्स सबसे ज़्यादा लेकिन जाता है मैक्सिको से, कोलंबिया से, उतना ड्रग्स वहाँ नहीं जाता, वहाँ खेल कुछ और था। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से कि वेनेजुएला के अंदर कार्रवाई हुई है, अब लोग ये चर्चाएं आ रही है कि ईरान के सुप्रीमो को नेतन्याहू उठा लेंगे या पुतिन जेलेंस्की को उठा, इस तरह की चर्चा दुनिया भर के सोशल मीडिया पर या हर देश के लोग लिख रहे हैं। देखिए, उठाने का मॉडल एक शुरुआत हो गई, और एक चाइना का भी है, चाइना भी उठा लेगा, जैसे चंदन जी ने जिक्र किया था। जैसे 2026 की शुरुआत हो चुकी है, अगर ट्रम्प ने शुरू किया, आने वाले दिनों में इजराइल ये काम कर सकता है, रूस भी कर सकता है। वही कह रहा हूँ, ये राष्ट्रपति उठाओ मॉड्यूल है। एक जो कोट करके टर्म करें कि राष्ट्रपति उठाओ मॉड्यूल की शुरुआत की, देखते हैं कौन कौन उठेंगे भाई। चलिए, जिस तरह से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से उत्कर्ष ने कहा कि राष्ट्रपति उठाओ मॉड्यूल, अब 2026 की शुरुआत हुई। अब कितने देश कितने राष्ट्रपति को उठाते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।